Hello friends, welcome to उन्नति एकेडमी। दिस इज रंजीत। आज मैं आप सबों के सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 5वां लेक्चर प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूँ। उम्मीद है इससे आप लोग लाभान्वित होंगे। आज का मेरा क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण ध्रुवीय निर्देशांक PR थीटा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। तो इसके लिए मैंने फिगर ड्रॉ किया है जो कुछ इस प्रकार से है, इसे आप देख सकते हैं। मैंने क्या किया है, सबसे पहले एक विद्युत द्विध्रुव लिया A और B, जिस पर आवेश मैंने -q एवं +q रखा। दोनों आवेशों के बीच की न्यूनतम दूरी मैंने 2L लिया। L ये हो गया और यहां से ये L हो गया, 2L लिया। उसके बाद मैंने क्या किया कि इसके मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट P लिया, जिसका ध्रुवीय निर्देशांक मैंने R और थीटा माना। अब मैंने यह भी माना कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है -q से +q की ओर, वो P है और इसके साथ ये लाइन जो है वो थीटा कोण बनाती। अब आगे देखिए क्या होता है। मैंने क्या किया, काल्पनिक तरीके से इस विद्युत द्विध्रुव को रोटेट करवाया। आप काल्पनिक रूप से अगर इस विद्युत द्विध्रुव को घुमाइएगा तो इसका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, इस पर लाइन। तो ये A1 हो गया और ये B से यहाँ इसको B1 मान लीजिए। एक बार फिर से A1 पर चार्ज -q होगा और B1 पर चार्ज +q होगा। तो मैंने आपको पहले के लेक्चर में ही बताया था कि विद्युत द्विध्रुव की दिशा -q चार्ज से +q चार्ज की ओर होती है, यानी कि ऋण आवेश से धन आवेश की ओर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है। उसके बाद मैंने क्या किया, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन खींचने के लिए मैंने इस विद्युत द्विध्रुव को पुनः रोटेट करवाया, कुछ इस कदर, इस तरह से रोटेट करवाया। अब रोटेट करवाने के बाद अब ये B1 B2 बना, इसको मैंने B2 मान लिया और नीचे वाले को A1 से A2 बना, इसको मैंने A2 मान लिया। एक बार फिर से B2 पर +q चार्ज होगा और A2 पर -q चार्ज होगा। अब इस काल्पनिक विद्युत द्विध्रुव A2 B2 की वजह से जो विद्युत द्विध्रुव की दिशा होगी वो फिर से -q से +q की ओर होगी, यानी कि इस डायरेक्शन में होगी, जिसे मैंने इस तरह से इंडिकेट किया है। अब आपको इस विद्युत द्विध्रुव P का घटक लेना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस त्रिभुज O B1 और B को देखिए। यहां पर चूंकि इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब यहां से अगर आप साइन थीटा का मान निकालते हैं तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, B1 B अपॉन
B1B अपॉन OB1 हो जाएगा। एक मिनट, B1B अपॉन OB हो जाएगा, काहे कि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है और जिस एंगल के रिस्पेक्ट में त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालते हैं उसके सामने की भुजा लंब होती है। तो इस प्रकार साइन थीटा का मान निकलेगा तो लंब बटे कर्ण, लंब आपका B1B हो गया और कर्ण OB हो गया। अब आप देखिए यहां से साइन थीटा का मान हो जाएगा आपको B1 अपॉन ये इस लाइन के लिए मैंने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P माना है, ये P हो जाएगा। इस डायरेक्शन में चूंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मैंने P लिया है इसलिए OB के लिए आप यहाँ पे P लिख सकते हैं। इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि B1 बराबर P साइन थीटा है। तो इसीलिए मैंने ये P साइन थीटा को इस डायरेक्शन में इंडिकेट किया। ये P साइन थीटा जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो P का ही घटक है और इसकी दिशा इस ओर है। काल्पनिक विद्युत द्विध्रुव A2B2 के लाइन के अलोंग -q चार्ज से +q चार्ज की ओर है। अब आइए देखते हैं इस लाइन के अलाउंग जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा यानी कि काल्पनिक विद्युत द्विध्रुव A1B1 के लाइन के अलाउंग जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो P cos थीटा होगा। वो कैसे होगा जरा सा फिर से देखते हैं हम लोग। अब इसी समकोण त्रिभुज B1 BO में अगर आप इस एंगल में cos लेते हैं तो cos थीटा बराबर हो जाएगा आपको क्या, तो आधार बटे कर्ण होता है cos थीटा बराबर, तो आधार आपका OB1 हो जाएगा और कर्ण आपका OB हो जाएगा। क्योंकि इस एंगल के सापेक्ष अगर हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का तो इस कोण के सामने वाली भुजा लंब और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला तो आधार बटे कर्ण होता है। तो इसमें जो रेस्ट बच गया OB1 तो वो आधार हो जाएगी। तो इस प्रकार ये cos थीटा बराबर आधार OB1 अपॉन है ना कर्ण OB हो जाएगी। अब यहाँ से आप आगे देखते हैं अगर तो cos थीटा बराबर हो जाएगा OB1 अपॉन क्या OB हो जाए। OB की जगह आप रख सकते हैं P, क्योंकि इस डायरेक्शन में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है इसलिए P लेंगे। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मारेंगे जब हम लोग तो क्या हो जाएगा P cos थीटा इज इक्वल टू OB1। तो इस तरह से देख सकते हैं कि काल्पनिक विद्युत द्विध्रुव A1B1 की वजह से जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आएंगे वो P cos थीटा होगा जो कि P का ही घटक है। अब एक कॉन्सेप्ट आगे आपको ये देखना होगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है उसी दिशा के अनुकूल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दिशा भी होती है। यानी कि काल्पनिक विद्युत द्विध्रुव A1B1 के लिए इस P का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इस ओर है। तो इनकी वजह से जो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उत्पन्न होगी वो ER होगी और उसकी दिशा ये हो जाएगी। अब आगे देखिए चूंकि ये लाइन जो है इस लाइन पर परपेंडिकुलर है तो इसलिए काल्पनिक द्विध्रुव A2B2 की वजह से जो
या आप कह सकते हैं घटक है, तो उसकी दिशा ये रही, मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर। तो आइए इस पॉइंट पर भी उसी तरह से इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उत्पन्न होगी तो उसकी दिशा भी ये हो जाएगी, इसके परपेंडिकुलर ये हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमें ध्रुवीय निर्देशांक पी आर थीटा पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखने को मिला है वो ई आर और ई थीटा है, और उसकी दिशा कुछ इस प्रकार है, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है। अब इन दोनों का जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार होगा, इस ओर ऐसे करके। मान लीजिए कि ये ठीक है, ई आर से अल्फा कोण बनाई हुई है, तो इसको मैंने इंडिकेट कर दिया कि अल्फा कोण बनाई हुई है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब यही ई का वैल्यू हमें निकालना है। तो आगे देखिए, मैंने आपको इससे पहले के लेक्चर में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है उसके बारे में मैंने पहले ही आपको बताया है कि वो होता है आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू 2p अपॉन r क्यूब होता है। इसको मैंने पहले ही बताया कि अक्षीय स्थिति पर इतना होता है। अब यहाँ देखिए, बात अगर इस लाइन की किया जाए तो ये जो होता है उसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। तो अब एक्स्ट्रा बात क्या है, तो P यहाँ तो है, इसमें सिर्फ cos थीटा से मल्टीप्लाई हो गया है। तो इसी एक्सियल लाइन पर जो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हुई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू 2p अपॉन r क्यूब, तो वो इसी P के लिए हुई थी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसे मैंने P से डिनोट किया था, इसी के लिए इतना आया था हमें। तो अब इसमें क्या करना है, इस लाइन के अलावा कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ P में सिर्फ एक्स्ट्रा cos थीटा से मल्टीप्लाई हो गया, तो इसमें आप cos थीटा दे दीजिएगा। अगर इसमें आप cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा ई आर का वैल्यू, यानी कि इस काल्पनिक विद्युत द्विध्रुव A1 B1 की अलोंग जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आएगा P cos थीटा, उसके लिए उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर उत्पन्न होगी, जिसे मैंने ई आर माना है, तो उस ई आर का वैल्यू इतना हो जाएगा, जिसको मैंने यहाँ लिखा है। ये समीकरण 1। अब आगे देखिए, चूंकि इसको मैंने एक्सियल लाइन, अगर काल्पनिक एक्सियल लाइन अगर मान लेते हैं, अगर इसको हम लोग काल्पनिक एक्सियल लाइन मान लेते हैं तो ये इक्वेटोरियल लाइन हो जाएगा। तो आपको निरक्षीय स्थिति के लिए पहले ही मैंने आपको बता रखा है कि इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू p अपॉन r क्यूब, ये निरक्षीय स्थिति के लिए होता है। अब यहाँ देखिए, E थीटा जब निकालेंगे तो इसके अलावा इस काल्पनिक विद्युत द्विध्रुव A2 B2 के अलावा जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P sin थीटा, इसके अलावा है E थीटा। तो अब हम जब E थीटा का वैल्यू निकालेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, P के साथ सिर्फ sin थीटा मल्टीप्लाई हुआ है, तो निरक्षीय स्थिति के लिए जो हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त कर रखा था वो ये था, और इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ इस sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तब क्या हमें प्राप्त हो जाएगा, तब ई थीटा प्राप्त हो जाएगा। तो इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए, ई थीटा बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू 2p sin थीटा अपॉन r क्यूब। तो इस प्रकार से इक्वेशन 1 ये हुआ और इक्वेशन 2 ये हुआ। अब देखिए जरा सा भाषा मैंने कैसे लिखा, मैंने लिखा है कि माना कि ए बी, माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव
और बी पर प्लस क्यू स्थित है। अब आगे मैंने लिखा है कि विद्युत द्विध्रुव के बीच की न्यूनतम दूरी 12 है। तो देखिए 12 ले लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 12 है, ये 12 हो गया। उसके बाद मैंने लिखा है कि पुनः माना कि विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदुओं से r दूरी पर ध्रुवीय निर्देशांक p r थीटा स्थित है। यहाँ देखिए विद्युत द्विध्रुव ये हो गई ए बी, इसके मध्य बिंदु ओ ये ओ हो गया, और यहाँ से स्मॉल r दूरी पर यहाँ p कोई बिंदु है ना, जो ध्रुवीय निर्देशांक r थीटा पर ये बिंदु स्थित है ना। और इसी पॉइंट पर हमको क्या करना है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो मैंने लिखा है कि जहां विद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब आगे लिखे हैं कि काल्पनिक विद्युत द्विध्रुव A1 B1, ये देखिए काल्पनिक विद्युत द्विध्रुव A1 B1 के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा, यहाँ देखिए P cos थीटा के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको मैंने यहाँ देखिए ER माना था, तो ER बराबर इतना मैंने लिखा कि कैसे हुआ अभी थोड़ा मैंने समझाया आपको। फिर आगे देखिए, फिर काल्पनिक विद्युत द्विध्रुव में A2 B2, यहाँ देखिए A2 B2 काल्पनिक विद्युत द्विध्रुव में कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P sin थीटा के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये देखिए P sin थीटा है। इसकी वजह से इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन r इनटू 2p sin थीटा। आपको r के बीच को समीकरण 2 मान लीजिए। अब हम मानते हैं कि एक ER और E थीटा का परिणामी क्या है, E है। तो अब यहाँ से देखिए आगे क्या होगा, किसी पॉइंट पर जुड़ा हो आपस में, तो उसके बीच जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, सदिशों के मध्य का कोण बोलते हैं। तो उसके बीच जो कोण बनता है, तो दो कोण बनता है, दो कोणों में से छोटा कोण को सदिशों के मध्य का कोण कहते हैं। तो यहाँ पर अगर ये छोटा कोण ये है, तो ये हो गया सदिश A और B के मध्य का कोण। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ER और E थीटा ये दो सदिश है, दोनों का टेल इस पॉइंट पर जुड़ा है। यहाँ पर दो कोण बनता है, एक ये और एक ये बड़ा वाला। ये कोण तो होगा नहीं बड़ा वाला, छोटा वाला कोण होगा सदिशों के मध्य का कोण। ये छोटा वाला कोण आपको हो जाएगा सदिशों के मध्य का कोण, और ये क्या कोण कितना है, तो 90 डिग्री है। आप इसको इसका जो परिणामी सदिश निकालना हो तो हो जाएगा आपको E बराबर √/ER का स्क्वायर प्लस E थीटा का स्क्वायर प्लस 2ER E थीटा cos 90 डिग्री, चूंकि दोनों सदिशों के मध्य का कोण 90 डिग्री है। इसको मैंने इस फॉर्मूला पे प्रूफ किया, मतलब एडजस्ट किया है कि जैसे कि आप A और B का परिणामी आपको निकालना है, तो R बराबर होता है, अगर ये दोनों सदिश का परिणामी R है तो R बराबर हो जाता है A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, जो कि वेक्टर चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इस फॉर्मूला पर मैंने इसको सेट कर दिया। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, √ER का स्क्वायर प्लस E थीटा का स्क्वायर प्लस 2R E थीटा cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो ये हो जाएगा आगे आपका ER का स्क्वायर प्लस E थीटा का स्क्वायर प्लस 0। यू आप कह सकते हैं इसको √ER स्क्वायर प्लस E थीटा का स्क्वायर। अब आप मान जब रखते हैं ER और E थीटा का, तो यहां से ER का मान आपको हो जाएगा, जो कि समीकरण 1 में हम लोगों ने निकाल के रखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r इनटू 2p cos थीटा अपॉन r³ हो जाएगा। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, प्लस फिर E थीटा का वैल्यू आपको रखना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r ये हो गया इनटू p sin थीटा अपॉन r³, फिर इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे बराबर लिख दीजिएगा समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से मैंने ये मतलब इसका वैल्यू रखा है। आगे आप देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन r, यहाँ इस टर्म में भी है और इसमें भी है, इसको बाहर आप कॉमन ले सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन r बाहर कॉमन ले लिए, और उसके बाद आपको p अपॉन r³ भी कॉमन आ सकता है, p अपॉन r³ भी कॉमन ले लिए। अब चूंकि ये स्क्वायर के अंदर में है, बाहर निकल इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा,
अब अंदर में क्या बचेगा, ये टर्म 1/4 r इनटू p r क्यूब कॉमन ही ले लिए तो 2 cos थीटा में बचेगा, 2 cos थीटा। फिर इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर दिए प्लस, फिर ये टर्म तो बाहर आ गया, केवल sin थीटा बचा, तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आगे आपका हो जाएगा √/। अब इसको चूंकि ये प्रोडक्ट में है इसको बाहर निकालेंगे तो इसका वर्गमूल जो होगा वो हो जाएगा 1/4 इनटू एप्सिलॉन r इनटू p अपॉन r क्यूब। ये डबल था तो बाहर आके सिंगल हो गया क्योंकि रूट के अंदर है। अब अंदर में क्या बचेगा आपको 4 पावर 2 है, इसको 2 बार गुना करेंगे 2 cos थीटा इनटू 2 cos थीटा तो 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस ये हो गया आपका sin स्क्वायर थीटा है, इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इस तरह से आपको 1/4 इनटू एप्सिलॉन r इनटू p अपॉन r क्यूब इनटू √/4 cos स्क्वायर थीटा में से cos स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे तो 3 cos स्क्वायर थीटा होगा प्लस 1 हो जाएगा। इस तरह से आपको ध्रुवीय निर्देशांक p r थीटा पर विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू जो होगा वो इतना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r इनटू p अपॉन r क्यूब इनटू √/3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब यहाँ से दो स्पेशल केस आता है। अब यहाँ से दो स्पेशल केस आता है। पहला, यदि थीटा का मान 0 डिग्री हो जाए, अगर थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा तो ये इसी लाइन पे आ गया, यानी कि तब एक्सियल लाइन पर हो गया। तो एक्सियल लाइन के लिए आपको हालांकि पहले ही बता रखे थे, लेकिन इससे भी कैसे निकलता है वो जरा सा देखिए। अभी जो व्यंजक प्राप्त किए हैं यानी कि ई का मान निकाले हैं, उसी में आप जहाँ थीटा और 0 डिग्री रख दीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन r इनटू p अपॉन r क्यूब इनटू √/3 इनटू थीटा का मान जब आप 0 डिग्री रखिएगा तो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे दिए प्लस 1 है तो प्लस 1 लिखिए। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 होगा, 3 या प्लस 1 है तो प्लस 1 ले दिए। आगे आप देखिएगा तो हो जाएगा 3 प्लस 1 4 हो गया, तो √/4 का वर्गमूल आप निकालिएगा तो 2 होगा, 2 को p से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2p हो जाएगा। तो आप देखिए जो एक्सियल लाइन पर हम लोगों ने निकाल रखा था वही आया 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन r इनटू 2p अपॉन r। अब दूसरा स्पेशल केस ये है अगर आप थीटा का मान 90 डिग्री लेंगे, अगर यानी कि कहने का मतलब हुआ इसको अगर आप इस कदर कर दीजिए ऐसे तो हो गया इक्वेटोरियल लाइन, यानी कि अंदर निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में पहले ही हम लोगों ने निकाल रखा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन r इनटू p अपॉन r क्यूब। लेकिन इससे कैसे होता है वो जरा सा देख लीजिए। इसी में आप जहाँ थीटा है वहाँ 90 डिग्री रख दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन r इनटू p अपॉन r क्यूब। अब यहाँ थीटा का मतलब 90 डिग्री रखिएगा तो cos 90 तो 0 होता है, तो 3 इनटू 0 का स्क्वायर प्लस 1। अब 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 0 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 ही होगा। अब 0 फिर 1 ऐड कीजिएगा तो 1 ही होगा, 1 का वर्गमूल 1 ही हुआ, 1 को इससे गुना करेंगे तो मीटर आ जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने विद्युत द्विध्रुव के कारण ध्रुवीय निर्देशांक p r थीटा पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किया। हम देखते हैं ये परिणामी सदिश जो है वो ई आर के साथ कितना कोण बनाएगा, यानी कि अल्फा का क्या वैल्यू होगा। तो आप यहाँ से क्या कीजिए ई से एम परपेंडिकुलर खींच दीजिए इस पर तो पी एम पर, तो इस तरह से ई एम पी एक समकोण त्रिभुज बनेगा। यहाँ से आप अगर tan अल्फा का मान निकालिएगा तो tan अल्फा बड़ा हो जाएगा क्या ई एम बटे पी एम हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। ई एम आपको इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई थीटा है, ऊपर में ई थीटा लिखे। फिर पी एम इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई आर है, तो नीचे में मैंने पी एम के जगह पे ई आर लिखा है। तो अब ई थीटा का वैल्यू आपको पहले से पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन r इनटू p sin थीटा अपॉन r क्यूब।
और फिर ई आर का भी वैल्यू आपको पता है पहले से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू 2p cos थीटा आपको आर क्यूब। यहाँ से देखिए आप ये और ये खत्म हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, आर क्यूब भी कट जाएगा, पी भी कट जाएगा, तो बचेगा आपको 1/2 इनटू साइन बाय cos tan होता है तो tan थीटा। यहाँ से आप अल्फा नंबर निकालिएगा तो tan इनवर्स 1/2 tan थीटा हो जाएगा। तो यहाँ तक ध्यान रखिएगा, इसके बाद आगे देखेंगे।